हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन प्रेप। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी स्टूडेंट्स की डिमांड आ रही थी कि सर बीएड एंट्रेंस के प्रैक्टिस सेट को भी सॉल्व कराइए। तो फाइनली आज की इस क्लास में हम लोग 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जिसका पर्पज़ ये होगा कि हम लोग जान सकें या आप जान सकें कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं या किस नेचर के क्वेश्चंस होते हैं। क्योंकि जब आप इन चीज़ों को जानते रहेंगे तब आप साइड बाय साइड और भी चीज़ों को देखते रहेंगे। बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस भी आते हैं, थोड़े से उटपटांग क्वेश्चन भी आते हैं, तो उन चीज़ों को देखेंगे। ये जीके जीएस में क्वेश्चंस इन हिंदी है। मैं कोशिश करूँगा क्वेश्चंस को बाइलिंगुअल बता सकूँ और जो अपकमिंग जो प्रैक्टिस सेट्स आएंगे वो बाइलिंगुअल होंगे। तो ये सभी लोग ध्यान रखिएगा। इसमें बहुत से ऐसी चीज़ें होंगी जो हम लोग ऑलरेडी पढ़े भी हैं या बहुत ऐसी चीज़ें भी है जो अभी पढ़ना है, तो परेशान नहीं होंगे और इस क्वेश्चंस को बस देखेंगे, उसके नेचर को देखेंगे और आप लोग सारे क्वेश्चंस का ऑप्शन जो होगा वो आप कमेंट भी करते रहेंगे साथ ही साथ। ये आप सभी लोग ध्यान देंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे है, लिखा है निम्नलिखित में से किस देश में अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती हैं। भाषा और बोलियों की क्लास में पहली क्लास जो थी बीएड एंट्रेंस की, उसमें मैंने आप लोगों को डिटेल में ये बताया भी था। तो वो है हमारा देश भारत, इंडिया। इंडिया में सबसे अधिक भाषाएं बोली जाती हैं। दूसरा प्रश्न जो है वो देख लीजिए, भारत में रेडियो प्रसारण का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था। मतलब जो रेडियो ब्रॉडकास्टिंग है वो इंडिया में कब स्टार्ट हुई थी। ऑप्शन आप देख सकते हैं। देखिए, जब एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन जो आता है, इसमें बहुत सारे टाइप्स के क्वेश्चंस बनते हैं कि फर्स्ट टाइम टेलीविज़न जो है उसकी ब्रॉडकास्टिंग कब हुई थी, सिनेमा से संबंधित, फ़िल्मों से संबंधित, ये सारी चीज़ें हम लोग आगे पढ़ेंगे। इससे ये आप लोग अंदाज़ लगाइएगा कि आपको कौन-कौन से पोर्शन को कवर करना है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। तो इसका ऑप्शन आप देख लीजिए 1927, 1930 या 1936, 1957। इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा 1927। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखेंगे, इंडिया में अब उस समय ब्रिटिश इंडिया था, तो उस समय 1923 से ही रेडियो की ब्रॉडकास्टिंग शुरू हो गई थी प्राइवेट तौर पर। आधिकारिक तौर पर माना जाता है जो डेट्स बुक में मिलती हैं वो 1927 मिलती हैं। तो ये आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। थर्ड क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नई दिल्ली में स्थित संग्रहालय है, संग्रहालय म्यूजियम से रिलेटेड क्वेश्चन है। आपको बता दें, म्यूजियम हो गया, जितने भी वन हो गए और जितने भी अलग तरीके के जो आप ऐसे समझ सकते हैं कि जितने भी जैसे जू हो गए, इससे संबंधित एग्जाम में आपके क्वेश्चंस आते हैं, वो हम लोग आगे देखेंगे भी। यहाँ पे देखिए कि नई दिल्ली में स्थित जो म्यूजियम है उसका नाम बताना है। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम, संग्रहालय, भारतीय म्यूजियम, राष्ट्रीय म्यूजियम या सलारगंज संग्रहालय। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा राष्ट्रीय नेशनल म्यूजियम जो है ये आपका नई दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में है। बाकी प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय जो है ये मुंबई में है। आप ये याद रख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। भारतीय संग्रहालय जो है ये आपका कोलकाता में है और सलारगंज म्यूजियम जो है ये हैदराबाद में है। तो म्यूजियम से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे तो इसको भी आप लोग इसको ध्यान रखेंगे और नोट करते जाएंगे। देखिए, चौथा क्वेश्चन जो है ये काफ़ी वर्सेटाइल सेट लगा, इसलिए मैं इस सेट को पिक किया हूँ जिसमें कि हर टाइप के लगभग क्वेश्चंस मिल जाएं। सूर्य मंदिर स्थित है। सूर्य मंदिर से, मंदिरों से जो पॉपुलर मंदिर हैं उनसे हमेशा क्वेश्चन आते हैं। कैसे आते हैं, कब निर्माण हुआ, किस राज्य में है। सबसे पहले जो कॉमन आता है किस राज्य में है, और उसके बाद ये इसका निर्माण कब हुआ, किस शासन काल में हुआ, किस वंश ने कराया, ये जो कि आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे। सूर्य मंदिर स्थित है तो वो है आपके, और सूर्य मंदिर जो है वो पुरी में है, उड़ीसा के पुरी में। आप सभी लोगों को पता होगा, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में आता है। ये पुरी में स्थित है। लेकिन एक चीज आप ध्यान रखेंगे, जब स्थिति की बात आएगी तो कोणार्क नामक स्थान पर स्थित है सूर्य मंदिर, सन टेम्पल के नाम से इंग्लिश में इसको हम जानते हैं। लेकिन अगर डिस्ट्रिक्ट की बात आती है तो ये पुरी में सिचुएटेड है। हालांकि यहाँ पे ये लिखा नहीं है किस जिले में, उड़ीसा के पुरी जिले में स्थित है सन टेम्पल। लेकिन अगर ऐसा नहीं होगा तो हम कोणार्क को टिक करेंगे, तो कोणार्क विल बी द राइट आंसर। इसीलिए इसको कोणार्क का सूर्य मंदिर भी कहा जाता है। ऐसे हम लोग इसको याद रख सकते हैं। पांचवा क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे है, आप लोग इसको बताइए। कॉल्डेरा जो है वो संबंधित है। कॉल्डेरा एक प्रकार की, हालांकि आप बता दें तो मैं इसका आंसर करूं। ऑप्शन आप देख सकते हैं, हिमनद से, हिमनद मतलब जहाँ से नदियाँ निकलती हैं, क्या वहाँ से, भूकंप से, भ्रंश से या ज्वालामुखी से। तो इसका जो
संबंध है, वो रिलेशन है, वो ज्वालामुखी से है। ये एक आकार को कहा जाता है, जहाँ भी ज्वालामुखी फटती है तो वहाँ पे कुछ इस तरीके का आकार बन जाता है। उसी को, उस तरीके के आकार को ही कॉलडेरा कहा जाता है, तो ये आप याद रखेंगे। छठवां क्वेश्चन देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पॉलिटी से है। संविधान के अधीन निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं रहा है? यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आता है वो इसी से आता है, नहीं रहा है। अभी मैं आगे बताऊंगा, आप लोग पहले आंसर करें इसका। ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे, शिक्षा का अधिकार, कार्य का अधिकार, संपत्ति का अधिकार या विधि के समक्ष समता का अधिकार। तो इसमें लिखा है मूल अधिकार नहीं रहा है, तो वो है संपत्ति का अधिकार। आपको बता दें, जब संविधान हमारा बना था तो उस समय इसको मौलिक अधिकारों में रखा गया था 19(1) के F में, ठीक है। लेकिन जब देखा गया संपत्ति का अधिकार मतलब था कोई किसी की संपत्ति नहीं ले सकता है, तो इसमें उसका अधिकार है। लेकिन सरकार को जब जरूरत हुई नए विकास कार्य करने के लिए, नए उद्योग लगाने के लिए, तो जमीनें खरीदनी पड़ रही थी। तो जब उनको लगा कि इससे प्रॉब्लम हो रही है, लोगों का संपत्ति का अधिकार है तो वो जमीन नहीं देंगे, ऐसी ढेर सारी प्रॉब्लम्स आने लगी, तो इसको 300A, आर्टिकल 300A के अंतर्गत इसको कानूनी अधिकार कर दिया गया। आपके एग्जाम में कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि संपत्ति का अधिकार वर्तमान में किस प्रकार का अधिकार है, तो वो लीगल राइट है, कानूनी अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं रह गया। और ये कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कौन से अमेंडमेंट से, कौन से संविधान संशोधन से, तो वे है 78वां संविधान संशोधन के बेसिस पे इसको, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पर इसको कानूनी अधिकार, और 300A में 300 या 300 क हिंदी में आप लिख सकते हैं या उसमें ऑप्शन दे सकते हैं, उसके अंतर्गत इसको कर दिया गया। इंग्लिश में इसको राइट टू प्रॉपर्टी कहते हैं, ठीक है। ये आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। सातवां प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पे देख सकते हैं, आय और उपभोग में किस प्रकार का संबंध है, ये आप सभी लोगों को बताना है। आप यहाँ देख लीजिए, प्रतिलोम का संबंध है। आय और उपभोग को आप ऐसे समझ सकते हैं, इनकम और एक्सपेंडिचर या कंजम्पशन में। तो जब ऐसे आप समझ लीजिए कि जब आय बढ़ती है, जैसे हम अगर अधिक कमाएंगे तो अधिक खर्च करेंगे, इसको ऐसे समझ सकते हैं, भले आप कॉमर्स फील्ड से ना हो, इकोनॉमिक्स ना पढ़े हो। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा प्रत्यक्ष संबंध है, डायरेक्ट रिलेशन है आय, इनकम और उपभोग का। उसके बाद एक काफ़ी मतलब जनरल साइंस का क्वेश्चन है कि प्रकाश की किरणों को पूर्ण आंतरिक परावर्तन को किससे होकर गुजरना होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए, जैसे आप सभी लोग जानते हैं, जब ऐसे कोई किरण आती है, आप पढ़े भी होंगे, रे आती है और वो एक पर्टिकुलर एंगल पे जब वो डाइवर्ट हो जाती है तो उसको क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। तो ये जब कांच से जल में जाती है, जैसे कांच, ऊपर कांच है और नीचे जल है, तो अब जब रेज आएगी तो उसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। ये आप सभी लोग जानते होंगे, साइंस पढ़े होंगे, ये हम लोग हाई स्कूल में ही है शायद, जहाँ तक मुझे याद है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे एग्जाम में आपके क्वेश्चन ऐसे भी जीएस बायोलॉजी से भी आते हैं। मैं पोर्शन बताते जा रहा हूँ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लिखा है कि हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियाँ होती हैं। आपको बता दें, हड्डियों को तो आप 206 हड्डियाँ जानते हैं। मांसपेशियों की बात है, मांसपेशियाँ, मसल्स जिसको इंग्लिश में कहते हैं, 500। ऑप्शन आप देख सकते हैं, क्या 565 या 656, 665 या 556। अब एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, कोई भी हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 656, लेकिन लगभग आपको बता दें ये मतलब ह्यूमन में ये चेंज होता रहता है। कहीं कहीं पे आपको लिखा हुआ, अगर कोई अच्छी बुक आप देखेंगे तो उसमें 656 से लेकर 680 तक लिखा हुआ मिल सकता है। ये वेरी करता है, लेकिन एक जो स्टैंडर्ड माना गया है वो 656 माना गया है, तो ये ध्यान रखिएगा। कहीं कहीं पे किसी किसी बुक में 640 भी लिखा है, तो उससे कन्फ्यूज नहीं होंगे आप। 10वां क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी के ऊपर के 4 क्षेत्रों में सबसे कम ऊंचाई किसकी है। अब यहाँ पे अच्छी ये देखिए कैसे ट्रोपोस्फेयर, जो कि इंग्लिश का वर्ड है, इसको हिंदी में लिख दिया गया है, और ऐसे ऑप्शन आते हैं आपके एग्जाम में, इससे आप हैबिचुअल हो जाएंगे। यहाँ पे आप मैं लिख दे रहा हूँ, ट्रोपोस्फेयर को ही इन्होंने हिंदी में लिख दिया, मतलब बस उसको हिंदी में ऐसे लिख दिया, उसके प्रोनाउंसिएशन को। हालांकि इसकी हिंदी क्षोभ मंडल होती है, मेसोस्फीयर है, स्ट्रेटोस्फीयर है, समताप मंडल, थर्मोस्फीयर है। तो यहाँ पे कहा गया है कि सबसे नीचे वाला, जो सबसे नीचे मतलब हमारे पृथ्वी तल से जो सबसे नीचे है, तो वो है ट्रोपोस्फीयर, इसको कहते हैं हम हिंदी में क्षोभ मंडल।
ज्योग्राफी में जब हम लोग पढ़ेंगे उसको तो उसमें और डिटेल्स इसको पढ़ेंगे, आप लोग जानते भी होंगे। क्षोभ मंडल जो है ये सबसे नीचे लगभग 12 किलोमीटर रेंज मानी जाती है, 12 से 15 किलोमीटर। उसके बाद 11वां क्वेश्चन आप देखेंगे, 11th क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग देख भी पा रहे होंगे। लिखा है कि राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है, मतलब एग्जाम में आपकी ये भी हो सकता है, पूछ सकता है राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल। फिर आपको ऑप्शन मिलेगा 2 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या 6 वर्ष। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको आप सभी लोग जानेंगे और ये थोड़ा अलग है, इसीलिए ये हमेशा एग्जाम में आता है कि जो राज्यसभा के मेंबर होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, लेकिन जो लोकसभा के मेंबर होते हैं उनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। और हमारे भारत देश में मैक्सिमम जो पोस्ट हैं बनी हैं वो कितने हैं, वो 5 साल के कार्यकाल की हैं, वो राष्ट्रपति का हो या उपराष्ट्रपति का हो, गवर्नर का हो, मतलब यूजली जो जितने मैक्सिमम पोस्ट हैं संवैधानिक पद हैं वो 5 वर्ष के ही होते हैं। लेकिन 6 वर्ष में राज्यसभा या जो विधान परिषद के सदस्य होते हैं उनके भी 6 वर्ष का कार्यकाल होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। 12वां क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे, आप सभी लोग आंसर करेंगे इसका। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम थी? आपके एग्जाम में जब तक नई जनगणना का डेटा नहीं आ जाता है, जो कि कोविड की वजह से एक्सटेंड हो गया है, आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस बनेंगे वो 2011 के ही बेसिस पे बनेंगे, तो ये आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। सिक्किम विल बी द राइट आंसर, जैसा कि आप लोग यहाँ ऑप्शन में देख सकते हैं। 13वां क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और ऐसा शायद ही आप लोग कभी देखे पढ़े समझे हों। ग्राम पंचायतों में, जैसे जो भी लोग आप में से जो लोग गांव से बिलोंग करते होंगे, तो ग्राम पंचायतें होती हैं, सभी लोग पता है, ग्राम प्रधान होता है, उसके आय का स्रोत कौन सा है? आपको बता दें कि हालांकि ये हो सकता है कि आप लोग इसके बारे में नॉलेज ना हो कि ग्राम पंचायतों को भी कुछ अधिकार दिए गए हैं कर लेने के लिए, टैक्स लेने के लिए। तो वो किस पे टैक्स ले सकते हैं? क्या भूमि और स्थानीय कर ले सकते हैं? क्या मकान एवं पशु कर ले सकते हैं? मृत्यु कर, मेला एवं बाजार कर? तो इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे। इससे आंसर बताने से पहले मैं आपको बता दूं, भूमि और स्थानीय कर जो होता है, जब आप टाउन एरियाज में रहते हैं, म्यूनसिपालिटीज एरिया में रहते हैं, नगर पंचायत, नगर निगम, तो ऐसी जगहों पे, क्षेत्रों में रहते हैं तो वहाँ पे लगता है। लेकिन ग्राम पंचायतों में मेला और बाजार कर लगता है, ये डिपेंड करता है उस पंचायत के ऊपर। जैसे अगर उस क्षेत्र में, उसके पंचायत क्षेत्र में कोई मेला लग रहा है तो उसका टैक्स वो ले सकता है। बाजार का, अगर कोई बाजार है तो उससे टैक्स ले सकता है। ये उसके मुख्य आय स्रोत में आते हैं, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। उसके बाद देखिए 14वां जो क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो आप सभी लोगों को पता है अ, हमारे भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किन किन प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित हैं? आपको बता दें, जो हमारे नीति निर्देशक तत्व हैं, जिसको इंग्लिश में हम डीपीएसपी कहते हैं, इसके अंदर जो हमारे नीति निर्देशक तत्वों के अंदर जो चीज़ें दी गई हैं, जो 36 से लेकर 51 तक, अनुच्छेद 36 से 51 तक की चीज़ें हैं, उसमें कितने सिद्धांत अंतर्निहित हैं? आपको बता दें, जब हम लोग उसको डिटेल में पढ़े होंगे या आप पढ़े भी होंगे, तो उसमें आर्थिक सिद्धांत भी है, उसमें आर्थिक विषमता को घटाने की बात की जाती है, सामाजिक सिद्धांत भी है, सबको एक समान, महिलाओं को समान रूप से समान वेतन, ऐसे ढेर सारी चीज़ें दी गई हैं। प्रशासनिक सिद्धांत भी दिया गया है। इस आधार पर हम लोग कहते हैं कि ये सभी सिद्धांत उसमें अंतर्निहित है, मतलब उसमें ऑलरेडी इन्वॉल्व्ड है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे है, इसका आंसर आप सभी लोग देंगे। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार हैं ही, ऑलरेडी इतने अनुच्छेद थे, तो आपको क्या लगता है कि नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने पे, और डीपीएसपी को आपको बता दें कि इनका अनुपालन जो है अनिवार्य नहीं है, वो राज्यों पे छोड़ दिया गया है कि वो उसको अगर चाहें तो फॉलो करें। मतलब एक तरीके से इसका नाम ही है नीति निर्देशक तत्व, निर्देश दिए गए हैं। तो किस लिए दिए गए हैं? कल्याणकारी राज्यों की स्थापना के लिए, क्या वेलफेयर स्टेट के लिए, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना के लिए, सेकुलर स्टेट के लिए, या सरकार में निरंकुश कार्यों पर नियंत्रण करने के लिए, या नागरिकों के विकास के लिए सर्वोत्तम अवसर प्रदान करने के लिए? तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको सोच के आप सभी लोग आंसर देंगे। इसका जो राइट आंसर होगा, अगर आप लोग थोड़ा सा डिटेल में पॉलिटी पढ़े होंगे या जानते होंगे, तो इसका होगा कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए, वेलफेयर स्टेट के लिए। हमारे, आप सभी लोगों को पता है कि इंडिया की जो इकॉनमी है वो मिक्स्ड इकॉनमी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है।
कल्याणकारी राज्य का मतलब है कि सरकार योजनाएं भी लाए अपने लोगों के लिए, जो कि उससे अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिले। आप ऐसे समझ सकते हैं, वेलफेयर स्टेट इसको इंग्लिश में कहते हैं, ये आप नोट कर लेंगे। अब देखिए, जनरल साइंस से ही क्वेश्चन है कि किसकी उपस्थिति के कारण चूने का जो पानी होता है वो हवा में रखने पर दूधिया हो जाता है। चूने का पानी आप सभी लोग देखे होंगे उसमें, तो वो अगर आप उसको बाहर रखेंगे तो वो यूजुअली हम लोग जो देखें वो वही देखें कि वो दूध के कलर का हो जाता है, एकदम लगता है दूध है, हल्का दूध। तो ये किसकी वजह से होता है? ये हवा में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होने की वजह से उसमें रिएक्शन होता है, उसकी वजह से उसका कलर मिल्क की तरह, दूध की तरह हो जाता है। उसके बाद देखिए 17वां क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसे एग्जाम में आपके क्वेश्चन कभी कभार बनते हैं, और आपको बता दें एग्जाम में ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। जो टॉपर भी होते हैं वो आज तक उसमें ऐसा नहीं है कि पूरे फुल मार्क्स आ जाते हैं। उसमें आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपको छोड़ना होगा, लीव भी करना होगा। जो नहीं आएगा आप उसमें गलत करके माइनस मार्किंग नहीं करा सकते हैं, ठीक है। जैसे देखिए ये लिखा है, चमड़ा उद्योग में पौधों से प्राप्त होने वाली किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? तो चमड़ा उद्योग में ऐसी कौन सी चीज़ है? रेजिन है, लैक्टेस है, म्यूसलेज है, ये सारी चीज़ें, और टैनिन है। तो इसका राइट आंसर जो होगा, अगर आप सभी लोग जानते हो तो आंसर करें, इसका राइट आंसर होगा वो होगा टैनिन। टैनिन एक प्रकार की आप ऐसी चीज़ मान सकते हैं जो कि चमड़े उद्योग में प्रयोग की जाती है, और ये पौधों से, पेड़ों से प्राप्त होती है। उसके बाद ब्लैक बॉडीज़ में आप देख लीजिए, ब्लैक बॉडीज़ जिसको आप ये फिजिक्स का क्वेश्चन है जहाँ तक मुझे याद है। इसकी विकिरण को अवशोषित कर सकती है। जो ब्लैक बॉडीज, आप ऐसे समझ लीजिए कोई भी, अगर कोई, ये आपको यहाँ दिख रहा होगा ये पोर्शन, ये ब्लैक चीज़ है। तो ये हम लोग पढ़े हैं जब इसमें शायद लाइट्स पढ़ रहे होंगे, प्रकाश के चैप्टर में ये पोर्शन था जहाँ तक मुझे याद है, और ये हाई स्कूल में ही था। कि अब तरंग दैर्घ्य के बारे में भी आप लोग जानते होंगे, जो हम लोग उसको पढ़ते हैं। मुझे वो इंग्लिश टर्म अभी याद नहीं आ रहा है, अभी मैं आपको बता दूंगा उसके बारे में। तो इसमें लिखा है क्या? निम्न तरंग दैर्घ्य, या मध्यवर्ती तरंग दैर्घ्य, या उसके बाद उच्च तरंग दैर्घ्य, या सभी प्रकार की तरंग दैर्घ्य को ये अवशोषित करता है। तो ये आपको बता दें, ये सभी प्रकार की तरंग दैर्घ्य, मतलब ब्लैक बॉडीज को ये माना जाता है कि जो भी कोई भी किरण आएगी, कोई भी रेज आएगी, वो सबको एब्जॉर्ब कर लेगी। तो इसलिए इसको आप सभी लोग याद रखेंगे। ये एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन, थोड़े से लाइट से क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए हम लोग इसको ध्यान दे रहे हैं और इसको समझ रहे हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 19 नंबर क्वेश्चन देखिए। इस पे लिखा है, निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था? तो आपके एग्जाम में अभी आपके हिंदी के सर इसको पढ़ाएंगे बहुत ही अच्छे से, वो इसको और डिटेल में बताएंगे। और इसमें आपको जो जितने भी आप कह सकते हैं कि जो भक्ति संत थे, भक्ति काल के जो संत थे, जिसमें कबीर, तुलसीदास, कालिदास, मतलब ढेर सारे लोग आते हैं इसमें, वो उनके बारे में बहुत से, मतलब एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं, उनकी रचनाओं के बारे में बनते हैं, उनकी भाषाओं के बारे में बनते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। हाँ, यहाँ पे जो तरंग दैर्घ्य है इसको हम वेवलेंथ कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं, ये याद रखिए। इंग्लिश में आप सभी लोग जानते होंगे। उसके बाद देखिए, इसमें है दादू, कबीर, तुलसीदास या रामानंद। इसमें से जिसने हिंदी का प्रयोग किया, आपको बता दें कि हालांकि ये हिंदी का वो स्वरूप नहीं था जैसे जिसका हम आज प्रयोग कर रहे हैं। हम लोग खड़ी बोली का प्रयोग करते हैं हिंदी में, लेकिन उस समय जो हिंदी, आप उसको अपभ्रंश कह लीजिए, उस समय रामानंद जो थे, ये संत थे, इन्होंने हिंदी का प्रयोग किया अपने यहाँ पे संदेश के प्रचार प्रसार में। तो ये एक मतलब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा टफ भी है, ऐसा क्वेश्चन यूजुअली बनता नहीं है। तो आप ऐसे क्वेश्चंस को देखकर घबराएंगे और परेशान नहीं होंगे कि सर ये कैसे पढ़ेंगे। ये क्वेश्चंस, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि हम लोग क्वेश्चंस करते करते उसको समझेंगे, सीखेंगे, जानेंगे। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी, ये एग्जाम में आता है। तो ये 1936 के अराउंड, अप्रैल मंथ में, जहाँ तक याद आ रहा है 1936 में इसकी स्थापना हुई थी। और यहाँ पे पूछा है कि वो जो प्रथम सत्र था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? अखिल भारतीय मतलब ऑल इंडिया, आप ये एक सभा बनाई गई थी किसानों से संबंधित, किसानों के लिए। और इसकी अध्यक्षता जो थी वो, आप इसको ऑप्शन पढ़ सकते हैं, स्वामी सहजानंद हैं, या इंदुलाल याज्ञिक हैं, PC जोशी हैं, या NG रंगा हैं।
तो राइट आंसर जो है वो है स्वामी सहजानंद। इन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी और इनके सचिव जो बने थे वो एनजी रंगा जी बने थे। तो ये आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए इसको आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आप सभी लोग जानते भी होंगे, इसका पहले आप लोग आंसर करेंगे। लिखा है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो है वर्तमान में विश्वविद्यालय विकास आयोग, हालांकि इसका अभी नाम बदला है, लेकिन आप यूजीसी अभी भी यूजीसी के नाम से हम लोग जानते हैं, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। इसकी स्थापना कब हुई थी, किस वर्ष हुई थी, ये आप सभी लोगों को बताना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है। 1956, 1961, 1986 या 1965, व्हाट विल बी द राइट आंसर? तो आप सभी लोग जल्दी से कमेंट करेंगे। इसका राइट आंसर जो होगा ये 1956 होगा। 28 दिसंबर 1956 को यूजीसी की स्थापना हुई थी। यूजीसी के कार्य क्या हैं? जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, इंस्टीट्यूशन हैं, उसको मान्यता देना, और जितने भी पीएचडी स्कॉलर्स हैं, डिग्री की मान्यता, मतलब ये सारी शिक्षा से, उच्चतर शिक्षा से, जो हायर एजुकेशन है, 12th के बाद की एजुकेशन है, उस पे उसके प्रोग्राम्स का स्ट्रक्चर बनाना, ये सारी चीज़ें यूजीसी का काम है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की बॉडी है, रेगुलेटिंग बॉडी है एजुकेशन से रिलेटेड। ये आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। अब 22 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी थोड़ा सा सोचने वाले प्रश्न हैं। आप एग्जाम में एक दो क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे, 2 से 4 मिल सकते हैं, जिस पे थोड़ा सा सोचना होगा, हमें ध्यान लगाना होगा। ध्यान लगाना मतलब सोचना। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कदाचार और असमर्थता, जब हम आप चीफ जस्टिस, यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश लिखा है, तो मतलब आप सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के लिए कौन से प्रोसेस को अपनाना पड़ता है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे दिया भी है। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे जो बात की जा रही है वो सुप्रीम कोर्ट के जज की बात की जा रही है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मुख्य सचिव की बात नहीं की गई है, सुप्रीम कोर्ट के जज की बात की गई है। ठीक है, यहाँ पे देखिए अब लिखा है कि इनको प्रामाणिक आधारों पर संसद के किस तरह का महाभियोग का प्रस्ताव पारित कर सकती है। महाभियोग का प्रस्ताव आप सभी लोग पता है, हालांकि ये प्रयोग किया जाता है राष्ट्रपति को हटाने के लिए, अपदस्थ करने के लिए, लेकिन आपको पता है कि राष्ट्रपति के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण और मजबूत जो पोजीशन होती है, पद होता है, वो होता है सुप्रीम कोर्ट के जजेस और सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनका। उनको हटाने के लिए कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग अपने कुल सदस्यों के बहुमत प्रस्ताव द्वारा। तो बहुमत दो तरीके के होते हैं, आगे पढ़ेंगे, आप लोग जानते भी होंगे। एक होती है सिंपल मेजॉरिटी, मतलब 50% से प्लस वोट मिल जाता है, इसको सिंपल मेजॉरिटी कहते हैं। और एक कहते हैं 3/4 बहुमत, जो है विशेष बहुमत उसको कहते हैं। यहाँ पे अभी आगे हम लोग देखेंगे भी। तो विशेष या 2/3 बहुमत का नाम से आप इसको जानते हैं, विशेष बहुमत, तो स्पेशल मेजॉरिटी कहते हैं। तो ये एक मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अभी हम लोग देखेंगे इसको। और अब अभी मैं आगे बताऊंगा कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे ऐसी चीज़ें बनाई गई हैं जो कि सिंपल मेजॉरिटी से काम हो जाता है, कुछ के लिए स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है। दूसरा ऑप्शन देखिए, संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग, दोनों सदनों का मतलब यहाँ पे लोकसभा, राज्यसभा, अलग अलग करके कुल कुल उपस्थित सदस्यों के बहुमत प्रस्ताव द्वारा। तो क्या वहाँ पे जो मतलब जितने उपस्थित सदस्य हैं उन्हीं के बहुमत से हो जाएगा? तो ऐसा नहीं है। आपको बता दें, ये काफ़ी मुश्किल है किसी भी आप सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना। तो इससे हम अनुमान लगा रहे हैं। देखिए एग्जाम में कभी कभी क्या होगा, कुछ क्वेश्चंस के आंसर आपको नहीं आएंगे या एग्जैक्टली लगता है कि नहीं आ रहे होते, तो हम उसमें एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं कि जो नहीं हो सकता है पहले उसको हटा देंगे, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यूजली ये जो ऑप्शन है ये सही नहीं होता है, मतलब जब ऐसा क्वेश्चन आता है इनमें से कोई नहीं, तो इसके सही होने के चांसेस जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं, तो हम इसको भी क्रॉस कर देंगे। ये आप ध्यान रखिएगा। सी देखिए, यहाँ पे लिखा संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग कुल सदस्यों की संख्या के बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा प्रस्ताव जब पारित होगा, पहले लोकसभा में होगा तो राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा में होगा तो लोकसभा में जाएगा, उसके बाद राष्ट्रपति का जब सिग्नेचर होगा तब जाके उनको हटाया जा सकता है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए आज के सेशन का, अंग्रेजी भाषा इंग्लिश लैंग्वेज को भारत में शिक्षा के माध्यम के रूप में आरंभ किया गया, किसने किया? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। जब हम लोग शिक्षा संबंधित कमीशन पढ़ेंगे तो वहाँ डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए मैकाले द्वारा या लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा या राजा राम मोहन रॉय द्वारा या वारेन हेस्टिंग द्वारा। तो आपको बता दें ये लोग गवर्नर हैं,
गवर्नर जनरल हैं, अलग अलग नाम से हम लोग उसमें पढ़े भी थे पॉलिटी में। अब ऑप्शन 2 बचते हैं राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय ने सपोर्ट किया था। आप सभी लोगों को बता दें, एग्जाम में आपके ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि अंग्रेजी शिक्षा का सपोर्ट निम्न में से किस महापुरुष ने या किस भारतीय ने किया था? तो वो राजा राम मोहन राय जो थे, इन्होंने माना कि आधुनिक शिक्षा की भारत को ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है आरंभ किसने किया था? तो आरंभ लॉर्ड मैकाले ने किया था। मैकाले चाहता था कि इंग्लिश शिक्षा के द्वारा भारतीयों को इस तरीके से उनको नॉलेज दी जाए कि जो अंग्रेज़ों को हेल्प करें या अंग्रेज़ों के काम में सहायता करें। इसलिए अंग्रेज़ी शिक्षा का श्रेय जो है वो लॉर्ड मैकाले को जाता है। बहुत से विरोध भी किए गए। इन्होंने भारतीय शिक्षा को नगण्य माना। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। हम लोग जब मैंने बताया कमीशन पढ़ेंगे, मैकाले मिनट 1832 का आता है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद लॉर्ड मैकाले का नाम जो है आईपीसी के निर्माण के लिए जो कमेटी बनी थी उसके अध्यक्ष के तौर पर भी इनका ही चयन किया गया था। तो इनसे संबंधित कई क्वेश्चन बनते हैं, उसको हम लोग देखेंगे आगे। 24 नंबर क्वेश्चन, वो कौन सा महाद्वीप है जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं है? एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जैसे सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सबसे बड़ी झील, सबसे छोटी झील, खारे पानी की झील। ये सब बेसिक आप लोगों के पास अगर कोई भी ऐसी जनरल नॉलेज की बुक होगी तो उसमें उन चीज़ों को ज़रूर पिक कर लीजिएगा। सबसे पहले एवरेस्ट चढ़ने वाला व्यक्ति, महिला, फिर इंग्लिश चैनल पार करने वाली महिला, ऐसे ढेर सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप या यूरोप महाद्वीप। तो राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग इसका आंसर करेंगे। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन जो है 25वां क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे देख सकते हैं। लिखा है निम्न में से कौन सा वन जो है यहाँ पे लिखा है निम्न में से कौन सा वन आधारित उद्योग नहीं है? वन आधारित का मतलब कि जो पेड़ों पे आधारित ना हो या पेड़ों से संबंधित ना हो। तो यहाँ पे देखिए सीमेंट उद्योग, लौह उद्योग, कागज उद्योग या खेल सामग्री उद्योग। तो जितनी भी यूजुअली खेल सामग्री है, खेल सामग्री में अगर हमारे दिमाग में पहले बैट आ जाए या ऐसी चीज़ें आ जाए तो उसमें खेल सामग्री में लकड़ी का प्रयोग होता है। तो ये तो इसका नहीं होगा। यहाँ पे लिखा है जो नहीं हो, इसमें होता है। कागज उद्योग आपको पता है पेड़ों से ही बनते हैं। अब देखिए ऑप्शन ऐसे आ रहा है, इसको भी हम लोग एलिमिनेशन मेथड लगा रहे हैं। अब आता है लौह उद्योग, जो लोहे के काम जहाँ होते हैं, या सीमेंट उद्योग। तो आपको बता दें लौह उद्योग में भी बहुत सारे, जैसे फर्नीचर का अगर प्रयोग हो रहा है तो लोहे के साथ साथ लकड़ी का भी प्रयोग हो रहा है। तो लोहे के कार्य के लिए यहाँ पे आप सभी लोगों को पता है कि कोयले का प्रयोग होता है उसको पिघलाने के लिए, इन सारी चीज़ों को काम करने के लिए। तो इसमें नहीं, इससे ज़्यादा सटीक जो है आंसर वो होगा सीमेंट उद्योग। सीमेंट जो है आप सभी लोग को पता है वो पहाड़ों से काट कर उसको बनाया जाता है। तो सीमेंट उद्योग में जो है ये वन आधारित उद्योग नहीं है। तो ये हालांकि ऐसा नहीं है कि बिना वन को काटे और बिना वन को क्षति पहुंचाए ये उद्योग चल सकते हैं, लेकिन इसका जो अप्रोप्रिएट राइट आंसर होगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन वो होगा ऑप्शन ए, सीमेंट उद्योग। तो आई होप आपको सीमेंट इंडस्ट्री आप ऐसे भी ऑप्शन हो सकता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि आपके एग्जाम में क्वेश्चंस का नेचर क्या होगा, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। ये जो प्रैक्टिस सेट होते हैं, आप जब आप एग्ज़ाम के एक दिन पहले भी आप इसको देखकर इसकी इम्पोर्टेंस को समझ पाएंगे, क्योंकि ये जो है हमें क्विक प्रिपरेशन कराते हैं। और हम लोग पढ़ते हैं तो बहुत ब्रॉड पढ़ते हैं, जब क्वेश्चंस करने लगते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो इसमें आती हैं, वो पढ़ाते हुए समय नहीं आती हैं। तो आप लोग परेशान नहीं होंगे कि सर ये नहीं पढ़ाया गया है, ये अभी पढ़ाना बाकी है, अभी बहुत सारी चीज़ें पढ़ाना बाकी है। वो बहुत सारी चीज़ें प्रैक्टिस सेट से हम लोग कवर करेंगे। अगर आप में से जो भी स्टूडेंट्स अभी तक पेड कोर्स नहीं लिए हैं तो आप हमारे पेड कोर्स से जुड़कर आप हमारे बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं, जिसमें आपको पीडीएफ नोट्स, क्लासेस और भी ढेर सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। उसके लिए आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर जो कि आप स्क्रॉल हो रहा है उस पर आप कॉन्टैक्ट करके आप जानकारी ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और भी इम्पोर्टेंट क्लासेस और प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।